हेलो, नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8वीं विषय इतिहास पाठ 3 अंग्रेजी सत्ता के परिणाम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। परंतु उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहें और आप पिछले पाठों की भी जानकारी मेरे चैनल पे से प्राप्त कर सकें। वीडियो को अंत तक देखें। पाठ को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 3 अंग्रेजी सत्ता के परिणाम। अंग्रेजी सत्ता के भारत पर क्या क्या परिणाम हुए, इस पाठ के द्वारा हम ये अध्ययन करेंगे। हमने पिछले पाठों में देखा कि भौगोलिक खोजों के कारण यूरोप की सत्ताएं भारत के तटों पर किस प्रकार आ पहुंची। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज ये सभी सत्ताएं भारत के बाजार को अपने अधिकार में कर लेने की सत्ता स्पर्धा में उतरी हुई थी। जब अंग्रेज भारत में व्यापार के बहाने आए तब भारत में पहले से ही आए हुए पुर्तगालियों ने उनका कठोर विरोध किया। कालांतर में अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच मित्रता के संबंध स्थापित हुए और दोनों के बीच का विरोध कम हो गया। परंतु भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की स्पर्धा में अंग्रेज को फ्रांसीसी, डच और स्थानीय सत्ताधीशों के विरोध का सामना करना पड़ा। मुंबई अंग्रेजों का पश्चिमी भारत का प्रमुख केंद्र था। इसके आसपास के प्रदेश को अपने अधिकार में कर लेने का अंग्रेजों का प्रयास था, परंतु इस प्रदेश पर मराठों की बड़ी मजबूत पकड़ थी। माधवराव पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा पद की लालसा में आकर उनके चाचा रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सहायता मांगी। इस प्रकार मराठों की राजनीति में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ। ईस्वी सन 1774 से लेकर 1818 ईस्वी के बीच मराठा और अंग्रेजों के बीच 3 युद्ध हुए। प्रथम युद्ध में मराठा सरदारों ने एकजुट होकर अंग्रेजों का सामना किया। परिणामतः मराठों की विजय हुई। 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि हुई और अंग्रेज मराठा के बीच चल रहा यह युद्ध, प्रथम युद्ध समाप्त हुआ। ईस्वी सन 1798 में लॉर्ड वेलस्ली भारत में गवर्नर जनरल के रूप में आया। संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करना उसकी नीति थी। इसके लिए उसने अनेक भारतीय सत्ताधीशों के साथ सहायक सेना के समझौते किए। इस समझौते के अनुसार भारतीय सत्ताधीशों को अंग्रेजी सेना की सहायता का आश्वासन दिया गया, परंतु इस सहायता के लिए कुछ शर्तें भी रखी गईं। इन शर्तों के अनुसार भारतीय राजाओं को उनके राज्य में अंग्रेजों की सेना रखनी होगी। इस सेना के व्यय हेतु नकद राशि अथवा उतनी आय का प्रदेश कंपनी को देना होगा। भारतीय शासक अन्य सत्ताधीशों के साथ अंग्रेजों की मध्यस्थता से ही संबंध स्थापित करेगा। अपने दरबार में अंग्रेजों का रेजिडेंट प्रतिनिधि अर्थात प्रतिनिधि रखना होगा। भारत के अनेक सत्ताधीशों ने इस संधि को स्वीकारा और अपनी स्वतंत्रता खो बैठे। सन 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। यह संधि वसई की संधि के रूप में प्रसिद्ध है, परंतु यह संधि अनेक मराठा सरदारों को स्वीकार नहीं थी। फलस्वरूप अंग्रेज और मराठों के बीच दूसरा युद्ध हुआ। इस विजय के पश्चात अंग्रेजों का मराठी राज्य में हस्तक्षेप बढ़ने लगा। यह हस्तक्षेप बाजीराव द्वितीय को असहाय हुआ, अतः बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। इस युद्ध में उनकी पराजय हुई। सन 1818 ईस्वी में उसने आत्मसमर्पण किया। इस बीच मुगलों की राजधानी प्रत्यक्ष में दौलत राव शिंदे के अधिकार में थी। शिंदे की सेना को पराजित कर जनरल लेक ने मुगल शासक को बंदी बनाया और हिंदुस्तान पर विजय पा ली। पेशवाई का अस्त हुआ, फिर भी सातारा के छत्रपति प्रताप सिंह गद्दी पर थे। अंग्रेजों ने छत्रपति प्रताप सिंह के साथ संधि कर ली और ग्रांड डफ नामक अधिकारी को उनके राज्य प्रशासन में सहायता करने हेतु नियुक्त किया, परंतु कालांतर में उन्हें गद्दी के पदच्युत करके काशी रखा। वहीं पर उनकी 1847 ईस्वी में मृत्यु हुई। छत्रपति प्रताप सिंह के प्रमुख प्रशासक रंगो बापूजी गुप्ते ने इंग्लैंड जाकर इस अन्याय के विरुद्ध गुहार लगाई,
परंतु न्याय मांगने के उनके प्रयास विफल हुए। आगे चलकर लॉर्ड डलहौजी ने उत्तराधिकारी अधिकार अर्थात दत्तक विधान अस्वीकार कर सन 1848 ईस्वी में सातारा का राज्य हड़प लिया। छत्रपति प्रताप सिंह ने सातारा शहर में यवतेश्वर मंदिर के पीछे और महादरा के तालाबों का निर्माण कराया और उन तालाबों का पानी शहर में ले आए। शहर में सड़कें बनवाई, सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगवाए। लड़के लड़कियां संस्कृत, मराठी, अंग्रेजी सीखे, इसके लिए विद्यालय का निर्माण कराया। वहीं पर एक छापखाना अर्थात प्रेस खुलवाया और अनेक उपयोगी ग्रंथ छपवाए। सन 1827 ईस्वी में उन्होंने राजनीतिक विषयक सभानीति नामक एक ग्रंथ लिखकर छपवाया। उन्होंने सातारा से महाबलेश्वर तथा प्रताप तक की सड़क बनवाई। वही सड़क आगे महाड़ तक ले जाई गई। छत्रपति प्रताप सिंह प्रतिदिन दैनिक लिखा करते थे। दैनिक अर्थात डायरी लिखा करते थे। रॉबर्ट क्लाइव ने सन 1765 ईस्वी में बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था प्रारंभ की। कंपनी के राजस्व इकट्ठा करने का कार्य अपने हाथ में रखा तथा शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य बंगाल के नवाब को सौंपा। इसी को दोहरी शासन व्यवस्था कहते हैं। दोहरी शासन व्यवस्था के दुष्परिणाम कालांतर में दिखाई देने लगे। सामान्य जनता से कर के रूप में वसूल किया गया पैसा कंपनी के अधिकारियों ने अपने जेब में दबाया। कर अर्थात टैक्स। भारत में व्यापार करने का एकाधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त था। अतः इंग्लैंड के कई व्यापारी इस कंपनी के प्रति ईर्ष्या रखते। भारत में चल रहे कंपनी के प्रशासन पर इंग्लैंड में आलोचना होने लगी। तब कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण रखने हेतु इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने कुछ महत्वपूर्ण कानून बनाए। सन 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दिया गया। इस एक्ट के अनुसार लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बना। उसने मुंबई और मद्रास जो कि चेन्नई प्रांतों की नीतियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार प्राप्त हुआ। उसकी सहायता करने के लिए 4 सदस्यों की समिति का गठन किया गया। सन 1784 ईस्वी में भारत के विषय में पीट का कानून पारित हुआ। कंपनी द्वारा भारत में चलाई जा रही शासन व्यवस्था पर पार्लियामेंट का नियंत्रण रखने हेतु एक स्थायी स्वरूप की नियंत्रण परिषद गठित की गई। इस परिषद को कंपनी द्वारा भारत में चलाई जा रही शासन व्यवस्था के विषय में आदेश देने का अधिकार दिया गया। सन 1813 ईस्वी, 1833 ईस्वी और 1853 ईस्वी में कंपनी की शासन व्यवस्था में फेरबदल करने वाले कानून पार्लियामेंट ने बनाए। इस प्रकार कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का अप्रत्यक्ष नियंत्रण आ गया। अंग्रेजी सत्ता के आगमन के पीछे पीछे भारत में नई प्रशासनिक प्रणाली रूढ़ हो गई। प्रशासनिक नौकरतंत्र, सेना, पुलिस बल और न्याय प्रणाली अंग्रेजों के भारत में चलाए जा रहे प्रशासन के प्रमुख आधार स्तंभ थे। भारत में अंग्रेजी सत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए, सुदृढ़ अर्थात मजबूत बनाने के लिए अंग्रेजों को नौकर तंत्र की आवश्यकता थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नौकर तंत्र का निर्माण करवाया। प्रशासनिक नौकर तंत्र अंग्रेजी शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक बना। कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार नहीं करेंगे, ऐसा उसने नियम बनाया। इसके लिए उसने अधिकारियों के वेतनों में वृद्धि की। उसने प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से अंग्रेजों के अधिकार वाले प्रदेश का जिले के अनुसार विभाजन किया। जिलाधिकारी अर्थात कलेक्टर, जिलाधिकारी जिला प्रशासन का प्रमुख था। राजस्व इकट्ठा करवाना, न्याय प्रदान करना, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना उसके महत्वपूर्ण दायित्व थे। अधिकारियों की भर्ती इंडियन सिविल सर्विसेज ICS प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा की जाने लगी। भारत में अंग्रेजों के अधिकार वाले प्रदेशों की रक्षा करना, नए प्रदेशों को हथिया लेना और भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाले विद्रोह का दमन करना सेना के कार्य थे। देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखना पुलिस बल का कार्य था। इंग्लैंड में प्रचलित न्याय प्रणाली के ढर्रे पर अंग्रेजों ने भारत में नई न्याय प्रणाली स्थापित की। प्रत्येक जिले में असैनिकी अर्थात नागरिकों के मुकदमे के लिए
दीवानी न्यायालय और फौजदारी मुकदमों के लिए न्यायालय स्थापित किए गए। फौजदारी अर्थात आपराधिक, उनके निर्णयों का पुनर्विचार करने के लिए उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। पूर्व समय में भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कानून प्रचलित थे। न्याय प्रदान करने में जातियों के अनुसार भेदभाव किया जाता था। लॉर्ड मैकॉले के नेतृत्व में स्थापित की गई विधि समिति ने कानून की संहिता तैयार की। संपूर्ण भारत में एक ही कानून लागू किया। कानून के सम्मुख सभी समान है, यह सिद्धांत अंग्रेजों ने रूढ़ कर दिया। इस प्रणाली में भी कुछ दोष थे। यूरोपीय लोगों के मुकदमे चलाने के लिए स्वतंत्र न्यायालय थे और विभिन्न कानून थे। नए कानून आम लोगों की समझ से परे थे। न्याय पाना साधारण लोगों के लिए बहुत खर्चीली बात थी। मुकदमे कई वर्षों तक चलते रहते थे। प्राचीन समय से भारत पर आक्रमण होते रहे और अनेक आक्रमणकारी भारत में स्थायी रूप से बस गए। वे भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए। यद्यपि उन्होंने यहाँ शासन किया, फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था में मूलतः परिवर्तन नहीं किए। अंग्रेजों के विषय में ऐसा नहीं हुआ। इंग्लैंड आधुनिक राष्ट्र था। औद्योगिक क्रांति होने से वहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रूढ़ हो गई थी। इस व्यवस्था के लिए पोषक ऐसी अर्थव्यवस्था उन्होंने भारत में प्रचलित की। परिणामतः इंग्लैंड को आर्थिक लाभ हुए, परंतु भारतीयों का आर्थिक शोषण होने लगा। अंग्रेजी शासन प्रारंभ होने से पूर्व देहात की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी। कृषि और अन्य उद्योगों द्वारा गांव की आवश्यकताएं गांव में ही पूरी हो जाती थी। भू राजस्व राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। अंग्रेजों के पूर्व समय में फसलों के अनुसार लगान निर्धारित किया जाता था। फसल अच्छी न आने पर लगान में छूट मिल जाती है। राजस्व मुख्य रूप से अनाज के स्वरूप में लिया जाता था। यदि लगान अदा करने में विलंब भी हो जाए तब भी किसानों से उनकी भूमि छीन नहीं ली जाती थी। आय में वृद्धि लाने हेतु अंग्रेजों ने राजस्व प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। अंग्रेजों ने भूमिका का मापन करके भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार लगान का निर्धारण किया। लगान नगद राशि में और निश्चित समय में अदा करने हेतु कड़ाई बरती जाने लगी। नियम बनाया गया कि लगान निर्धारित समय के भीतर अदा न किए जाने पर किसानों की भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहित कर ली जाएगी। अधिग्रहित अर्थात जब्त कर ली जाएगी। अंग्रेजों की राजस्व इकट्ठा करने की प्रणाली भारत के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग थी। सर्वत्र किसानों का शोषण होता था। नई भू राजस्व व्यवस्था के दुष्प्रभाव ग्रामीण जीवन पर हुए। किसान उन दामों में उसकी फसल बेचने लगे जिस दामों में लगान भरा जा सकेगा। व्यापारी और आड़तिये उचित दामों से भी कम मूल्य पर उनकी उपज खरीदने लगे। समय पड़ने पर किसानों ने लगान भरने के लिए साहूकार के पास कर्ज लेना पड़ता था। फलस्वरूप किसान कर्जदार बन गए। कर्ज न लौटाने पर उन्हें अपने खेत बेचने पड़ते थे। सरकार, जमींदार, साहूकार, व्यापारी किसानों का शोषण करते थे। पहले किसान मुख्यतः खाद्यान्न उगाता था। इस खाद्यान्न का उपयोग किसान घरेलू उपयोग और गांव की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए करता था। अब अंग्रेज सरकार कपास, नील, तंबाकू, चाय जैसी नकदी फसलों को प्रोत्साहन देने लगी। खाद्यान्नों की उपज लेने की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त करा देने वाली व्यापारिक अथवा नकदी फसलें लेने पर बल दिया जाने लगा। इस प्रक्रिया को कृषि का व्यापारीकरण कहते हैं। सन 1860 ईस्वी से सन 1900 ईस्वी के बीच भारत में बड़ी मात्रा में अकाल की स्थितियां उत्पन्न हुई, परंतु अंग्रेज शासकों ने अकाल निवारण हेतु पर्याप्त प्रयास नहीं किए। साथ ही जलापूर्ति की योजनाओं पर पर्याप्त व्यय भी नहीं किया। अंग्रेजों ने व्यापार वृद्धि और प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से भारत में परिवहन और संचार की आधुनिक सुविधाएं निर्माण की। उन्होंने कोलकाता और दिल्ली को जोड़ने वाले राजमार्ग का निर्माण करवाया। सन 1853 ईस्वी में मुंबई ठाणे रेल मार्ग पर रेलगाड़ी दौड़ने लगी। इस वर्ष टेलीग्राम यंत्र द्वारा संदेश भेजने की व्यवस्था अंग्रेजों ने भारत में प्रारंभ की। इस व्यवस्था द्वारा भारत के प्रमुख नगर तथा सैनिकी स्थान एक दूसरे के साथ जोड़े गए। इसी भांति अंग्रेजों ने डाक व्यवस्था भी प्रारंभ की। इन सभी सुधारों के भारतीय समाज जीवन पर दूरगामी परिणाम हुए। देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच पारस्परिक संपर्क बढ़ा।
परिणामतः उनके बीच एकता की भावना वृद्धि होने में सहयोग मिला। भारत से इंग्लैंड जाने वाले माल पर अंग्रेज सरकार जबरदस्त कर वसूल करती थी। इसके विपरीत इंग्लैंड से भारत में आने वाले माल पर बहुत कम कर लिया जाता था। इस तरह इंग्लैंड से आने वाला माल यंत्र द्वारा निर्मित होता था। परिणाम स्वरूप उस माल का उत्पादन बड़ी मात्रा में और कम लागत में होता था। ऐसे सस्ते माल के साथ प्रतिद्वंदिता करना भारतीय कारीगरों को कठिन सिद्ध हुआ। परिणामतः भारत के पारंपरिक उद्योग धंधे बंद हो गए और अनेक श्रमिक बेरोजगार बन गए। अंग्रेज भारत का समर्थन, प्रबंधन का अनुभव और पूंजी जैसी बातों का अभाव होने से भारतीय उद्योजक बड़ी संख्या में आगे नहीं आ पाए। फिर भी ऐसी अनेक बाधाओं पर विजय पाकर कई भारतीयों ने उद्योगों का निर्माण किया। 1853 ईस्वी में कावसजी नानाभया दावर ने मुंबई में पहली कपड़ा मिल शुरू की। 1855 ईस्वी में बंगाल के रिश्रा में पटसन की पहली मिल प्रारंभ हुई। सन 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में टाटा आयंस एवं स्टील कंपनी का इस्पात निर्माण कारखाना स्थापित किया। भारत में कोयला, खनिज धातुएं, चीनी, सीमेंट और रासायनिक पदार्थों जैसे उद्योग का भी प्रारंभ हुआ। 19वीं शताब्दी में यूरोप में मानवतावाद, विचारवाद, लोकतंत्र, उदारतावाद जैसे नए मूल्यों का आधारित नए युग का आवरण हुआ। पश्चिमी विश्व के इस परिवर्तन की प्रतिक्रिया भारत में होना स्वाभाविक था। अंग्रेजों को प्रशासन चलाने के लिए भारतीय समाज को भली भांति जानना आवश्यक था। इसके लिए उन्होंने यहाँ की परंपराएं, इतिहास, साहित्य, कलाएं तथा यहाँ का संगीत, पशु पक्षी का भी अध्ययन करना प्रारंभ किया। सन 1784 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल संस्था की स्थापना की। जर्मन विचारक मैक्स मुलर भारतीय धर्म, भाषा और इतिहास का गहन अध्येता था। इन उदाहरणों द्वारा हमें भी अपने धर्म, इतिहास और परंपराओं का अध्ययन करना चाहिए, ये बोध नवशिक्षित भारतीयों में उत्पन्न होने लगा। अंग्रेजों ने भारत में नए कानून बनाए। सन 1829 ईस्वी में लॉर्ड बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाने का कानून बनाया। सन 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया। ये कानून धर्म सुधार की दृष्टि से सहायक सिद्ध हुए। प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेजों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों की आवश्यकता थी। लॉर्ड मैकॉले की सिफारिश के अनुसार सन 1835 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हुआ। नई शिक्षा द्वारा नए पश्चिमी विचार, आधुनिक सुधार, विज्ञान और तकनीकी विज्ञान से भारतीयों को परिचित कराया गया। सन 1857 ईस्वी में कोलकाता, मुंबई, मद्रास, जो कि आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, वहां पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। पश्चिमी शिक्षा प्राप्त मध्य वर्ग ने भारत में सामाजिक पुनर्जागरण आंदोलन का निर्माण किया। तो देखा बच्चों, किस प्रकार से अंग्रेजी सत्ता का परिणाम हमारे भारत देश पे पड़ा। उम्मीद है आपको यह पाठ समझ आ गया होगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहें। वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।